हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीप नेत्र द विजन पे। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं बायोलॉजी का। ये तीसरा क्लास है बायोलॉजी का। ठीक है, हम लोग समझते हैं आगे। इससे पहले हम जो है कोशिका एवं इससे संबंधित कई तरह की कोशिकाओं को पढ़ चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। इसके आगे हम लोग समझते हैं। इसके देखिए, इसमें हम लोग समझते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में समझते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में सबसे पहले हम इसकी आकृति को देखते हैं। तो ये है पूरा का पूरा लाइसोसोम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लाइसोसोम जो है दोहरी झिल्ली द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ठीक है, तो ऐसा इसकी आंतरिक संरचना को अगर देखा जाए तो इसमें ये छोटा छोटा कण जो होता है ये प्रोटीन का कण है। ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। इस डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या कार्य है इसको हम आगे समझाते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, दोहरी झिल्ली। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसकी खोज सन 1955 ईस्वी में डी दुबे ने की थी। ठीक है, लाइसोसोम की जो खोज है 1955 ईस्वी में डी दुबे ने की थी। किसने की थी? डी दुबे ने की थी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। इसके आगे देखिए, यह जंतु एवं पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, याद रखने वाली बात है कि जंतु एवं पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है और प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, इसके अगर साइज की बात की जाए, इसके आकार की बात की जाए, इसका आकार 0.23 से 0.50 माइक्रो के बीच होता है। ठीक है, इसका आकार 0.23 से 0.50 माइक्रो के बीच होता है। ठीक है, माइक्रो बहुत छोटा यूनिट होता है। इसके आगे देखिए, ये अगर लाइसोसोम की बात की जाए तो यह मानव के आरबीसी एवं प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। मतलब एक कोशिकीय जीवों के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। आगे हम लोग कोशिका के अगर वर्गों को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। मूल रूप से प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसको केंद्रक के आधार पर डिवाइड किया जाता है। जिस कोशिका में केंद्रक पाई जाती है, जिस केंद्रक की उपस्थिति होती है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। छोटे छोटे जीवों में ये प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है और उसमें से लाइसोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है ब्लड में, उसमें भी लाइसोसोम, उसके सेल में आरबीसी जो है वह लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके आगे यह एक ही झिल्ली द्वारा घिरा होता है। ठीक है, यह जो लाइसोसोम है यह एक ही झिल्ली द्वारा घिरा होता है, इसका पतला झिल्ली होता है। ठीक है, इसके आगे इसमें एक विशेष प्रकार की एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है, यही है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक विशेष प्रकार की एंजाइम पाई जाती है जो पूरे की पूरे कोशिका को यह भुला सकती है। ठीक है, आगे मृत कोशिकाओं का पाचन करती है। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार की एंजाइम पाई जाती है जो मृत कोशिकाओं का पाचन करती है। ठीक है, मृत कोशिकाओं का पाचन करती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, आगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा गया क्योंकि यह क्षमता रखता है कि पूरी की पूरी कोशिका को ये भुला सकता है। ठीक है, ये किन स्थितियों में भुलाता है? तो यह अगर सेल डेड हो जाए, ठीक है, किसी तरह से सेल डेड हो जाए उसको समाप्त कर देता है। या फिर सेल के अंदर कोई भी ऑर्गन जो है, सेल का जो ऑर्गन है वो अगर किसी तरह का डिस्टर्ब है उसको वह समाप्त कर देता है, भुला देता है। आगे लाइसोसोम जो है शुक्राणुओं का लाइसोसोम अंड झिल्ली का पाचन करता है। ठीक है, शुक्राणु जो स्पर्म बताए थे, ठीक है, उसका जो लाइसोसोम होता है वह अंड झिल्ली का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन करता है? अंड झिल्ली का। ठीक है, तो लाइसोसोम जो है वह अंड झिल्ली मतलब बाहर में, कोशिका के बाहर भी कार्य करता है। अपना हाइड्रोलिक एंजाइम को डालकर वह अंड झिल्ली को समाप्त कर देता है। ठीक है, और कोशिका के अंदर अगर जो कोई ऑर्गन है, ठीक है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यह था आपका लाइसोसोम। इसके आगे हम लोग समझते हैं। इसके आगे है केंद्रक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, देखते हैं, ये है आपका सेल, ये पूरा का पूरा सेल है और सेल में आप यहाँ पे न्यूक्लियस देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चुके थे। यह है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मूल रूप से यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे न्यूक्लियस को देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में देखिए। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट हुक ने 1831 ईस्वी में की थी। ठीक है,
न्यूक्लियस की खोज जो है रॉबर्ट हुक बोल दिए हैं, रॉबर्ट ब्राउन देखिएगा, ठीक है, रॉबर्ट हुक जो था वो कोशिका का खोज किया था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 ईस्वी में किया था। केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 ईस्वी में किया था, ठीक है। उसके बाद मूल रूप से इस केंद्रक का क्या कार्य होता है कोशिका में, इस केंद्रक का कार्य होता है कोशिका पूरी की पूरी कोशिका को नियंत्रित करना। यह केंद्रक जो है पूरी की पूरी कोशिका को नियंत्रित कर सकता है। जैसे हमारे शरीर का जो पूरा का पूरा नियंत्रण होता है वो हमारे ब्रेन के पास होता है, ठीक है। उसी प्रकार कोशिका का जो नियंत्रण है वह सेल के मतलब केंद्रिका के पास होता है, ठीक है। इसके आगे देखिए लिखा है यह कोशिका को नियंत्रित करती है, अतः इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है किसको, तो केंद्रक को, ठीक है। आगे यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि केंद्रक जो है किससे बना होता है तो प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। इसमें से आप लोग याद रखेंगे लगभग 80% जो है वह प्रोटीन होता है, ठीक है, और लगभग 20 के आसपास % जो है वह डीएनए होता है, और ये दोनों से मिलकर बनता है केंद्र, ठीक है। आगे स्तनधारियों के लाल रक्त कोशिकाओं में, स्तनधारियों मतलब जो मैमल्स है, ठीक है, स्तनधारी जीव जो होता है जो मैमल्स है उसके लाल रक्त कोशिकाओं में मतलब आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इससे पहले वाला जो था ऑर्गन वह भी एब्सेंट था, ठीक है, और ये वाला भी जो है ये भी एब्सेंट होता है। आगे केंद्रक चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये केंद्रक जो है दोहरी झिल्ली द्वारा चारों ओर से घिरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक झिल्ली। लेकिन अगर देखेंगे कोशिका के बाहर जो आवरण पाया जाता था, कोशिका के बाहर जो आवरण पाया जाता था उसको बोलते थे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बोलते थे, ठीक है। लेकिन जो केंद्रक के बाहर जो आवरण पाया जाएगा उसको बोलेंगे केंद्रक झिल्ली, ठीक है। आगे कोई भी हमारे शरीर में अगर किसी आवरण से घिरा हुआ है उसको हम लोग झिल्ली कहते हैं, ठीक है। आगे केंद्रक में उपस्थित गाढ़ा द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। केंद्रक में उपस्थित गाढ़ा द्रव को केंद्रक के ये केंद्रक झिल्ली हो गया आपका, ठीक है। इसके अंदर जो है ढेर सारा गाढ़ा द्रव पाया जाता है, ठीक है, भरा हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव। लेकिन हम लोग सेल में भी पढ़े थे कि कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के ठीक बाहर जो द्रव पाया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव, ठीक है। और केंद्रक झिल्ली के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, आप लोग याद रखेंगे केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों मिलकर बनाता है जीव द्रव, ठीक है। आगे केंद्रक में छोटी गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, ठीक है। केंद्रक में भी छोटी गोलाकार रचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केंद्रिका है, ठीक है। इसके कार्य को हम लोग आगे समझेंगे। आगे देखिए केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। मूल रूप से केंद्रिका का क्या कार्य है, जिसमें राइबोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आगे केंद्रक द्रव में उपस्थित धागे जैसी रचना क्रोमेटिक जालिका कहलाती है, ठीक है। केंद्रक द्रव के अंदर ढेर सारा जाल जैसा रचना पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक जालिका। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक जालिका बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे कि ये क्रोमेटिक जालिका जो है ये गुणसूत्र में टूट जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा केंद्र, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है रसदानी, ठीक है। इसके आगे है रसदानी, इसको बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल का मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है। हिंदी में इसको रिक्तिका भी बोलते हैं, रसदानी भी बोलते हैं, ठीक है। और मूल रूप से अगर रसदानी की बात की जाए ये पादप कोशिकाओं में ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है, लेकिन कुछ जंतु कोशिका में ये एब्सेंट भी होता है, नहीं के बराबर मिलता है, लेकिन प्रायः जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्लांट सेल है, ये है आपका प्लांट सेल, ठीक है। ये है आपका एनिमल सेल जो हम लोग के शरीर में पाया जाता है। आपको दोनों में से बताते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका वैक्यूल, एनिमल सेल में आपका ये वैक्यूल है, ठीक है। देखिए कितना छोटा है, ठीक है।
अगर प्लांट सेल में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका वैक्यूल है, ये पूरा का पूरा आपका वैक्यूल है। ठीक है, मूल रूप से इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है स्टोरेज करना, क्षमता मतलब किसी चीज को संग्रहित करके रखना। देखते हैं इसके बारे में। यह पादप एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, रसदानी के बारे में आप लोग याद रखेंगे, यह पादप एवं जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, आगे रसदानी का मुख्य कार्य जल का संचय करना होता है। ठीक है, आप लोग को बता चुके हैं कि रसदानी का जो कार्य होता है वह जल का संचय करना होता है, मतलब स्टोरेज करके रखता है। ठीक है, ये जरूरी भी है, पेड़ पौधे में जरूरी भी है, क्योंकि जीव जंतु जो है किसी तरह से वो पानी उनी पी लेता है, लेकिन पेड़ पौधे की बात की जाए तो पेड़ पौधा एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकता है। ठीक है, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी नहीं ले सकता है। ठीक है, उसको समय समय पे पानी ही मिलता है, इसलिए इसमें जो वैक्यूम का होना आवश्यक है, इसलिए इसका वैक्यूम जो होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, आगे पादप कोशिका में रसदानी भरी होती है, कोशिका का लगभग 90%। ठीक है, पादप कोशिका में अगर वैक्यूल की बात की जाए, ये जो वैक्यूल की बात की जाए इसमें हल्का थोड़ा सा छोटा दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन और कोशिकाओं में अगर देखेंगे तो पादप कोशिका का लगभग 90% भाग जो होता है वह वैक्यूल होता है। ठीक है, बाकी जो 10% है उसमें से सारा और सेल ऑर्गेन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ही, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।